हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है जो आज हम करेंगे ये आपको बाय हार्ट जो है प्रिपेयर करना है। और जिस तरह से किसी भी सब्जेक्ट का एक सोल होता है, जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें केमिकल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, या आप हिस्ट्री डील कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री में डेट्स का पता होना चाहिए। सेम एज आपको जो है बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स पता होने चाहिए किसी भी ऑर्गन के, किसी भी एनिमल का, किसी भी डायसेक्शन का आप करते हैं तो जैसे उसमें किसी भी प्लांट का डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेम एज आपको जो है इसमें अगर पॉलिटी की हम बात करते हैं, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, आपको अनुच्छेद जो है वो बाय हार्ट याद होने चाहिए, यानी कि आपको फिंगर टिप्स पर जो है अनुच्छेद याद रखने हैं। और जब तक आपको वो चीज एग्जैक्ट पता नहीं होगी तब तक क्वेश्चन जो है एग्जाम में करेक्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जबकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम ब्लाइंड गेसेस भी बहुत सारे कर देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो स्टार्ट करेंगे हम वो है भारत का राष्ट्रपति। और ये जो है पार्ट फिफ्थ हम पढ़ने जा रहे हैं, और आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक जो है ये दिए हुए हैं पार्ट फिफ्थ में, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि हम राष्ट्रपति जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। हमारे यहाँ पर दो हेड होते हैं। अब इन दो हेड के नाम आपको याद होने चाहिए। एक होता है प्रधानमंत्री और एक होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो उनके हेड होंगे, और जो लॉज मेकिंग का काम है वो उनकी गवर्नमेंट करेगी। और दूसरा जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनका जो हेड रहेगा वो राष्ट्रपति रहेगा। और अगर उस राज्य में किसी भी तरह का कोई भी टर्मोइल होता है या कोई भी किसी भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें राष्ट्रपति जो है उसके अफेयर्स उस स्टेट के खुद देखेगा। तो इस तरह की जो है व्यवस्था हमारे यहाँ पर बनी हुई है, और जिसमें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम भाग 5, यानी कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द यूनियन, द यूनियन या फिर केंद्र। तो केंद्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और ये किस भाग में लिखा हुआ है तो आपको भाग पता होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है भाग। सबसे पहले हम इसके भाग की बात कर लेते हैं कि कौन से भाग में लिखा हुआ है। तो भाग की अगर हम बात करें तो भाग 5 में इसका वर्णन है, भाग 5 में, या फिर पार्ट 5 में जो है ये दिए हुए हैं। तो पार्ट 5 में ये दिए हुए हैं, और इसमें आर्टिकल जो है यूनियन के जो है वो दिए गए हैं आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसमें दिए गए हैं। इसमें हम जो है पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो मेनली दिया गया है। राष्ट्रपति के बारे में जो दिया गया है आर्टिकल 52 से लेकर 71 तक दिया है, जिसमें कि हमें सारे आर्टिकल 71 तक नहीं पढ़ने हैं। हमको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट है वो हमें पढ़ना है। और राष्ट्रपति के बारे में जो है आपको एक चीज याद रखनी है, AAFDR।
AFDR ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप किसी भी ऑफिस को याद कर रहे हैं, यानी कि किसी भी राष्ट्रपति का ऑफिस है, मतलब ऑफिस मीन्स के उसके पद के बारे में आपने पढ़ना है, या प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, या फिर आप उपराष्ट्रपति का पढ़ेंगे, या मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, या इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी कमीशन के आयोग के बारे में या किसी भी पद के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड याद रखना है AFDR। और AFDR का जो मतलब है उसको आपको याद रखना है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, A for appointment, F for functions, appointment, functions, ड्यूरेशन और रिमूवल। और आपको याद रखना है R for रिमूवल। तो आपको इन हेड में जो है कोई भी किसी भी पर्सन का ऑफिस है तो इस हिसाब से पढ़ना है। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, ड्यूटीज, ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, मतलब कब तक का जो है उसका अवधि रहेगा या कार्यकाल रहेगा, या इसे आप अवधि लिख लें, कार्यकाल कहते हैं वैसे इसे, अवधि कब तक वो रहेगा। और रिमूवल का मतलब है महाअभियोग, यानी कि हटाया कैसे जा सकता है, महाअभियोग। रिमूवल का मतलब वैसे हटाना होता है, लेकिन राष्ट्रपति को जब उसके पद से हटाते हैं तो उसे महाअभियोग कहते हैं। और रिमूवल को इसमें शॉर्ट में भी लिख लेना, हटाना, उसके पद से कैसे हटाया जाएगा। तो ये जो है कोई भी ऑफिस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये वर्ड याद रखना है शॉर्ट AFDR। AFDR में आपको ये चीजें याद रखनी है, अपॉइंटमेंट, कार्य, अवधि और हटाना, मतलब कि अपॉइंटमेंट, फंक्शन, ड्यूरेशन और रिमूवल। तो आपको इस हिसाब से अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है ये याद रहेगा। तो अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले तो आपको इसमें आर्टिकल वाइज आपको याद रखना है, क्योंकि आर्टिकल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन मैं आर्टिकल पर इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि आर्टिकल्स ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेन होता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से ही आते हैं। तो आप थ्योरी कभी भी उसमें वो नहीं कर सकते एक्सपेक्ट। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 52 के हिसाब से। तो आर्टिकल 52 लिखेंगे हम, 52, या ऐसे लिखे इसे अनुच्छेद करके, पहले अनुच्छेद लिख लेते हैं, अनुच्छेद, और यहां पर हम लिख लेते हैं इसके प्रावधान, अनुच्छेद एवं इसके प्रावधान। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद या आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 बात करता है भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल, पहले हम आर्टिकल लिख लेते हैं और फिर उनको जो है एक बार करेंगे कि क्या क्या उस आर्टिकल में क्या क्या प्रोविजन रखे हुए हैं। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 के बाद लिखेंगे हम 53। तो इसमें लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति 52 में, 53 में लिखा हुआ है कि जो कार्यपालिका, कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 यानी 54 बात करता है राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का
चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, चुनाव पद्धति यानी किस पद्धति के तहत जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 बात करता है, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति हो गई। आर्टिकल 56 बात करता है इलेक्शन और री इलेक्शन, इट्स टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। और आर्टिकल 57 पहले देखते हैं। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 बात करता है इलेक्शन और क्वालिफिकेशन इलेक्शन, री इलेक्शन। राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुनाव यानी कि री इलेक्शन या री निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 में लिखी हुई है योग्यताएं कि कौन कौन सी योग्यताएं दी गई हैं, योग्यताएं। फिर है आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 में दिए गए हैं योग्यताओं के बाद आता है दशाएं व शर्तें, दशाएं व शर्तें। राष्ट्रपति के पद की जो दशाएं और शर्तें हैं वो दी गई हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल 60 यानी आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में दिया गया है शपथ ग्रहण या शपथ, तो शपथ जो है वो आर्टिकल 60 में दी गई है। और आर्टिकल आपके 61 में दिया गया है महाअभियोग, महाअभियोग। महाअभियोग जो है ये आर्टिकल आपके इसमें दिया गया है। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल 52 के हिसाब से। तो आर्टिकल 52 में दिया गया है भारत का राष्ट्रपति यानी कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, पूरे इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट होगा। उसमें दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 52 में सिर्फ इतनी ही बात लिखी हुई है। आर्टिकल 53 में जो लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भारत की संसद की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो सब राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कि यूनियन की, केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर जो होंगी, केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में होंगी। तो केंद्र की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका की शक्तियां हैं, केंद्र की जो शक्तियां हैं कार्यपालिका की, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक्ट बनता है तो उस पे जो प्रेसिडेंट है उनके सिग्नेचर हुए बगैर वो एक्ट नहीं बनेगा। यानी कि अगर कोई भी लॉ पास होता है, इसको आप इस तरह से समझेंगे कि कोई भी लॉ पास होता है तो वो लॉ कहां पर बनता है, वो बनता है
पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट जो है किस किस को मिलकर मिलकर बनती है, पार्लियामेंट का जो वो है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूट। तो पार्लियामेंट जो है इसमें हमारा है एक लोअर हाउस होता है जिसे हम कहते हैं लोकसभा, एक लोअर हाउस होता है जिसे कहते हैं लोकसभा, और एक उससे अपर हाउस होता है उसे कहते हैं हम राज्यसभा। और राज्यसभा के साथ साथ इन दोनों का जो सदस्य नहीं होकर भी इनका इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि ऐसा हिस्सा है जिसे आप अलग नहीं कर सकते, वो क्या है, वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या संसद का सदस्य होता है? नहीं, किसी भी जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है? नहीं। क्या राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है? हाँ। तो संसद का हिस्सा तो है राष्ट्रपति, लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो अगर कोई भी एक्ट लोकसभा से पास हो गया है और लोकसभा के बाद वो राज्यसभा से भी पास हो गया है, तो वो राष्ट्रपति के बाद उसके असेंट के लिए जाता है। असेंट का मतलब है कि उनको अपनी सहमति इस पर देनी है, अपनी मत देनी है कि इसे पास करना है या नहीं करना है। तो राष्ट्रपति जो है उसके पास चूंकि एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, उसके तहत अगर कोई भी XYZ बिल आया है तो राष्ट्रपति के पास चॉइस होती है कि वो बिल को ना भेजे रिकंसिडरेशन के लिए, या तो असेंट दे सकता है या असेंट नहीं दे सकता, या फिर विदहोल्ड कर सकता है। विदहोल्ड का मतलब है कि वो इस एक्ट को अपने पास रख सकता है और अनलिमिटेड पीरियड के लिए, यानी कि कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। और अगर विदहोल्ड करता है का मतलब यह है कि उन्होंने अपनी राय उस एक्ट पर नहीं दी है और वो उसको जो है वो डेड माना जाता है एक्ट। तो इसी को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि कोई भी बिल अगर एक्ट बनता है तो वो तभी एक्ट कहलाएगा जब उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो ये जो पावर है यूनियन की, वो किसके हाथों में है? वो राष्ट्रपति के हाथों में है। तो यही बात जो है आर्टिकल 53 में दी गई है कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो इसमें आप यहाँ पे से ये भी लिख सकते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका की शक्तियां, यानी कि यूनियन की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो इसमें निहित होंगी। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की। तो आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये आप इसके टेन्योर से इसको याद रखेंगे। हमने यहाँ पे 56 इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि हमने इसे इसी हिसाब से टाइम पीरियड के हिसाब से करना है। तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे कि कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल की अवधि या टेन्योर जिसे हम कहते हैं, कार्यकाल, कार्यकाल की अवधि। तो कितने पीरियड के लिए राष्ट्रपति जो है ये अपने पद पर इनका चुनाव होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो है पद पर चुनाव होता है 5 इयर्स के लिए, यानी कि 5 वर्षों के लिए जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 वर्ष के लिए जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अब इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इनके चुनाव की बात आपको लिखनी है। तो चुनाव की बात में आपको एक बात यहाँ पर लिखनी है कि इनका चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इसमें जो है चुनाव जो है प्रेसिडेंट का वो इनडायरेक्ट होता है, और चुनाव जो है प्रेसिडेंट का वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। तो इसमें आपको लिखना है इसमें प्रोपोर्शनल representation by means of single transferable vote. Proportional representation by means of single transferable vote. Single transferable vote. तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लेता है? तो अगर चुनाव में हम भाग की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेते हैं संसद के लोकसभा के सदस्य,
लोकसभा के सदस्य जो इलेक्टेड है, यानी कि चयनित निर्वाचित सदस्य जो है वो, और इसके साथ साथ जो राज्य के असेंबली के, यानी कि विधानसभा, राज्य की विधान सभा के सदस्य, सभा के सदस्य, राज्य की विधानसभा के सदस्य। तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा की विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य यानी कि एमपी, और राज्य की विधानसभा के सदस्य यानी कि एमएलए जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें पूछ भी लिया जाता है कि निर्वाचित या नामित। तो नामित जो होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको नाम नॉमिनेट करके सदस्य बनाया है, जो इलेक्शन के थ्रू नहीं बने थे सदस्य। तो ये जो है इसमें लोकसभा के जो चयनित निर्वाचित सदस्य है वो, और राज्य की विधानसभा के यानी कि एमपी, शॉर्ट में एमपी और एमएलए जो है ये इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो अब इसमें जो है आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी इसमें आपसे बहुत जो है डीप में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि कौन कौन पार्ट लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। चुनाव मैंने बता दिया कि कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अब जो एमएलए है क्या उसकी एक वोट मानी जाएगी? तो जो एमएलए है, कोई भी स्टेट है, उसको उसकी वोट का जो प्रतिशत दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है कि राज्य की जनसंख्या, उस पर्टिकुलर राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, एक एमएलए की वोट का ये वो है, यानी कि एक एमएलए की वोट कितनी होगी, उसके राज्य की जनसंख्या और उसके जो है सीटों की संख्या, और डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ बताने के लिए है कि एक एमएलए की जो वोट है वो उसका कितना वैल्यू होता है। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू है कि राज्य की पूरी पॉपुलेशन, सीटों की संख्या, उसे 1000 के साथ जो है करके भाग दे दिया जाता है, और वो जो वैल्यू निकल करके आती है आपकी बहुत सिंपल वे में, उस वैल्यू को जो है एक एमएलए की वोट मानी जाती है, और इसी तरह से है जो है वो इलेक्शन होता है। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बाद हमने मैनर की बात कर ली, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति क्या है, तो ये इसमें पद्धति में आप ये लिखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर किसी भी जो है स्टेट की जनसंख्या कम है तो उसको इस चीज से वंचित नहीं किया जाएगा कि वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते। तो जैसे कि आपको याद हो कि दिल्ली और पौंडीचेरी, इसमें याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में इसे यहाँ लिखना, दिल्ली और पौंडीचेरी भी भाग लेते हैं, दिल्ली एवं पौंडीचेरी। दिल्ली एवं, या इसे पुडुचेरी भी बोलते हैं या पौंडीचेरी भी बोलते हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी या पौंडीचेरी भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है पौंडीचेरी में 1 सीट है और दिल्ली में 2 सीट है, उसके हिसाब से जो है राष्ट्रपति के चुनाव में ये भी भाग लेते हैं। और दिल्ली और पौंडीचेरी स्टेट नहीं है, इसलिए याद रखना है कि कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो आपको याद रखना है। दिल्ली एवं पौंडीचेरी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। अब राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो गई, अब बात करते हैं हम अवधि। नाम इसका अवधि का आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जो यूएसए का राष्ट्रपति है, यूएसए का राष्ट्रपति यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है, इस अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 4 साल के लिए केवल। और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बन गया और उसके बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बन गया, यानी मैक्सिमम 2 बार अगर वो राष्ट्रपति बन गया, तो तीसरी बार उसे अलाउ नहीं है इलेक्शन में खड़े होना। तो ये हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है अगर वो 2 बार इलेक्ट हो गया तो वो तीसरी बार भी इलेक्ट हो सकता है। यानी कि हमारे यहाँ पर हमने किसी भी तरह का डिबार नहीं किया किसी को, मतलब ऐसे नहीं कर दिया कि आप अगर एक बार बन गए तो दोबारा नहीं इलेक्ट, वो जितने टाइम चाहे री इलेक्ट राष्ट्रपति हो सकते हैं।
तो अगर री इलेक्शन की हम बात करते हैं तो वो दूसरी बार, तीसरी बार, जितने भी बार चाहे जो है राष्ट्रपति री इलेक्ट हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यूएसए का राष्ट्रपति 2 से अधिक नहीं बन सकता, और यूएसए का जो राष्ट्रपति का टेन्योर होता है वो बस 4 साल के लिए होता है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति का टेन्योर जो है 5 साल के लिए होता है, और वो री इलेक्ट हो सकता है 2 से अधिक टेन्योर के बाद भी। अब 57 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन। तो पुनः निर्वाचन में यही है कि एक बार जो है वो बन गया राष्ट्रपति तो दोबारा भी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 58 में हम बात करते हैं योग्यताएं। योग्यताएं आप यहाँ पे छोटे छोटे लिख लेंगे अगर आपको लिखना है तो, कि एक तो पहले भारत का नागरिक हो। दूसरा, कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष न्यूनतम आयु है, यानी 35 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए न्यूनतम आयु। 35 वर्ष न्यूनतम आयु हो। और तीसरा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसे ऐसे लिखिएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब आप समझिए कि वो किसी भी सरकारी गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी ना हो, ऑफिसर ना हो। अगर वो ऐसा है तो वो 2 ऑफिस नहीं संभाल सकता है, उसे एक जो है वैकेंट करना पड़ेगा। दूसरा, वो लोकसभा में से, लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य ना हो। विधानसभा या विधान परिषद, वहां का क्या हो? सदस्य ना हो, उसने इनकी सदस्यता ना ले रखी हो, सदस्य ना हो। और अगर वो सदस्य है, सदस्य न हो, अगर सदस्य है तो क्या करना पड़ेगा उसे? वो पद छोड़ना पड़ेगा। अगर वो राष्ट्रपति के तौर पर री इलेक्ट हो गया है तो उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा। अगर वो किसी स्टेट का गवर्नर है तो उसे वो गवर्नर का पद छोड़ना पड़ेगा और तब वो राष्ट्रपति बनेगा। वो 2 पद जो है उसे नहीं ले सकता। तो ये जो है योग्यताओं में लिखा हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट याद रखना और एक आपको 35 वर्ष आयु याद रखनी है, तो ये योग्यताओं में हो जाएगा। 59 में दशाएं लिखी हुई हैं, शर्तें, तो इसी में जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को और खोल करके लिखा हुआ है कि क्या क्या शर्त होंगी उसकी, कौन कौन से इमोल्यूमेंट अलाउंसेस मिलेंगे, वो सारी चीजें जो हैं, बातें जो हैं, वो सब 59 में लिखी हुई हैं। 60 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 60 में अनुच्छेद 60 में जो है आपके क्या लिखे हुए हैं, इसमें लिखी हुई है शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और ये आप ऐसे भी याद रखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं उनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। तो ये याद रखना है कि जब कोई भी नया राष्ट्रपति बन करके आएगा तो उसे सीजेआई शपथ दिलाएंगे, और कोई नया सीजेआई नियुक्त होगा तो उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। तो ये जो है ऑफिस बनाया हुआ है इस तरह से। तो शपथ कौन दिलाएगा? सीजेआई। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को? तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर बात आती है आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 61 बात करता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति को क्या उसके पद से हटाया जा सकता है? तो हाँ, उसके पद से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है यदि उसने किसी भी तरह की मेल प्रैक्टिस की हो। मेल प्रैक्टिस यानी अपने पद का क्या किया हो? दुरुपयोग किया हो। अगर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। अब आर्टिकल 61 के तहत जो है
इम्पीचमेंट जो हमने ये लिया है, ये हमने लिया कहाँ से है इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट हमने लिया है यूएसए से। ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के संविधान में महाअभियोग किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। और महाअभियोग के तहत किसी भी राष्ट्रपति ने अगर अपने पद का दुरुपयोग किया तो उसे हटाया जा सकता है। ऐसा एक राष्ट्रपति के साथ हुआ था, और लेकिन उन्होंने, ऐसा होने से पहले ही जो है उसमें वोटिंग नहीं हो पाई थी, इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग चली थी और वोटिंग नहीं हो पाई थी, और क्योंकि एक पार्टी ने जो है वोट करने से मना कर दिया था, तो वो इम्पीचमेंट हार गया था उसमें, और उनका नहीं हो पाया। तो उनका नाम मैं आपको देख के बताऊंगी, क्योंकि उसमें जो है उन राष्ट्रपति को जो है इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग तो चली थी उनके खिलाफ, लेकिन हुआ नहीं था, महाअभियोग लगा नहीं था, यानी कि इम्पीचमेंट हुआ नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 61। अब 62 जो है उसमें री इलेक्शन की बात लिखी हुई है कि कितने टाइम में री इलेक्शन होना चाहिए राष्ट्रपति का। तो इसमें आपको री इलेक्शन के बारे में एक चीज याद रखनी है, राष्ट्रपति के री इलेक्शन की आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है। तो 62 ऐसे ही लिख लेते हैं कि री इलेक्शन राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए आर्टिकल 62। तो आर्टिकल 62 में यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए समय सीमा, समय सीमा, समय सीमा। अब ये आर्टिकल 62 जो हमने समय सीमा की बात की है, ये किस कंटेक्स्ट में हम कर रहे हैं? समय सीमा की बात हमें इसलिए करनी है क्योंकि ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति जो है वो रिजाइन कर देते हैं, है ना। ऐसा भी होता है कि डेथ भी हो जाती है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेथ भी हो जाती है और रिजाइन भी कर देते हैं। महाभियोग से अभी तक वैसे हटा नहीं है, फॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया, केवल सरकारें गिरी हैं अलग अलग। प्रधानमंत्री के साथ ज्यादा हुआ है, वो भी महाभियोग नहीं होता, सरकार गिर जाती है। तो राष्ट्रपति का पद तो वैसे भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? संसद की होती है। तो जो भी कोई पकड़ेगा तो प्रधानमंत्री को पकड़ेगा। तो इसमें क्या है, इनके महाभियोग से हटा दिया मान लो, तो अब वो पद खाली नहीं रह सकता, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता। ये प्रॉब्लम है। क्यों नहीं खाली रह सकता? क्योंकि जो हमने क्या पढ़ा है आर्टिकल 53 में कि जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो सब राष्ट्रपति के हाथ में है, यानी सिग्नेचर और हैंड एंड सील तो उनके पास है। अगर उनका पद खाली रह गया तो हमारे तो कार्य रुक जाएंगे, पूरे देश के कार्य रुक जाएंगे। तो इसलिए वो पद हम खाली नहीं रख सकते। और आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है कि आपको 6 महीने के अंदर, जैसे ही पद खाली हुआ है ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनकी डेथ हो गई, बाय वे ऑफ डेथ, रिमूवल या हटा दिया गया, तो उसके तहत जो है 6 महीने के अंदर ही आपको क्या करवाने हैं, फिर से चुनाव करवाने हैं। और जो ये नया राष्ट्रपति 6 महीने के बाद इलेक्ट होके आएगा, क्या इसका टेन्योर पूरा 5 साल का होगा या जितने साल वो छोड़ करके गए हैं उतने साल का होगा? तो इसमें आंसर आपको याद रखना है, पूरे 5 साल। जब वो ज्वाइन करेंगे 6 महीने बाद, मान लो वो 7वें महीने ज्वाइन कर रहे हैं, अब उस 7वें महीने से पिछला जितना भी उनका कार्यकाल दूसरे राष्ट्रपति ने किया था वो चला गया, खत्म वो, उसके बाद वो फ्रेश स्टार्ट करेंगे और इसके बाद वो 5 साल पूरे अपने करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी होती है। और क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कई बारी कि राष्ट्रपति के रीइलेक्शन जो है उसके चुनाव कितने टाइम पीरियड के अंदर, यानी कितने समय के अंदर करा देने चाहिए, कितने समय के भीतर करा देते हैं। तो वो 6 महीने के भीतर करा देते हैं। और ऐसे भी पूछा जाता है कि जब वो जो 6 महीने के भीतर जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसके बाद जो राष्ट्रपति चुनाव या चयनित होकर आता है उसका कार्यकाल कब तक का होगा? क्या पूरे 5 साल का होगा? तो हाँ, वो 5 साल का होगा। ऐसे नहीं होगा जैसे कि मान लो 2 साल वो करके चले गए तो 3 साल बचे, 3 साल वो नया वाला राष्ट्रपति करेगा। तो ऐसा नहीं होता, वो भी पूरे 5 साल पूरे करेगा। मतलब वो फ्रेश ही इलेक्ट होगा फिर एक तरह से, उसका जो पिछले 5 साल जा चुके हैं वो जा चुके।
तो ऐसा नहीं होता, पूरे 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे। तो ये हमने आर्टिकल 62 तक कर लिया। और आपको इसमें जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी इसमें बहुत जो है इंटरलिंक्ड है उपराष्ट्रपति से। और उपराष्ट्रपति के पद की जो है राष्ट्रपति के पद की पहले हम एक बार इसे रिवाइज करेंगे, फिर हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार रिवीजन देख लेते हैं। हमने बात की द यूनियन की। यूनियन मतलब केंद्र। केंद्र के बारे में कहां पर लिखा हुआ है? भाग 5 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक जो है इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। फिर उसमें राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा, राष्ट्रपति 52 से लेकर 71 तक इसमें लिखा हुआ है। और एक मैंने आपको पद्धति बताई है, एक AFDR। AFDR में आपको कोई भी पद आप याद रखेंगे तो एक तो उसकी नियुक्ति कौन करता है या कैसे होती है, नियुक्ति में वो याद जाता है चुनाव वगैरह, ठीक है। तो एक तो आपको अपॉइंटमेंट याद रखना है, फंक्शन याद रखने हैं, ड्यूरेशन याद रखनी है और उसका रिमूवल याद रखना है। तो कल हम राष्ट्रपति के फंक्शन के साथ साथ जो है उपराष्ट्रपति भी करेंगे। तो इसमें जो है फिर आपको आसानी हो जाएगी कि राष्ट्रपति के फंक्शन, क्योंकि रह गए हैं राष्ट्रपति के काफी फंक्शन होते हैं तो फंक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फंक्शन हम कल करेंगे। ड्यूरेशन हम कर चुके हैं, कितने साल की होती है ड्यूरेशन? 5 साल की। रिमूवल हम कर चुके हैं, रिमूवल किसके तहत होता है? इम्पीचमेंट के तहत, आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। नियुक्ति के बारे में इलेक्शन से संबंधित जितने भी आर्टिकल है वो नियुक्ति में आ जाएंगे। तो आपको AFDR के हिसाब से याद रखना है कोई भी क्वेश्चन कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, फंक्शन क्या है, उसका ड्यूरेशन कितना है, टाइम पीरियड यानी कब तक वो रहता है अपने ऑफिस में, और रिमूवल यानी कि हटाते कैसे उसको। तो इसके तहत हमने इसे पढ़ना था। फिर हमने आर्टिकल की बात की, कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कार्यपालिका की शक्तियां। कार्यपालिका की शक्तियां किसमें होंगी? केंद्र की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। फिर है आर्टिकल 54 में लिखा राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो हमने बताया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी, यानी कि एक MLA अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस एक MLA की वोट जो होगी राज्य की संख्या, सीटों की संख्या और उसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वही जो रेशियो है उसकी एक वोट की वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो इस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखा है ताकि कोई भी स्टेट ये ना कहे कि हमारी वोट की वैल्यू कम है, ठीक है। कोई भी स्टेट ये ना कह दे कि हमारी वोट की वैल्यू कम है क्योंकि हमारे यहाँ सीट कम है, ये इस वजह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रखी है। फिर 5 में वही मैनर लिखा हुआ है, कौन सी पद्धति है, तो इसे और ओपन करके लिखा हुआ है। और इसमें ही आर्टिकल 55 में ही लिखा हुआ है कि दिल्ली और पौंडीचेरी भी इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। अब तुम कहोगे कि दिल्ली पौंडीचेरी तो स्टेट ही नहीं है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, तो भैया तो यहाँ पे CM दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये राज्य है। दिल्ली राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। विधानसभा तो दे रखी है, चीफ मिनिस्टर दे रखा है क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसको केवल राष्ट्रपति जो है वो नहीं संभाल सकते। दिल्ली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पता है दिल्ली इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि दिल्ली के 2 मेजर पार्ट है। वैसे तो साउथ वेस्ट ईस्ट ये सब जगह होता है, लेकिन दिल्ली के 2 पार्ट है मेन। एक जिसे हम कहते हैं पुरानी दिल्ली, एक जिसे हम कहते हैं नई दिल्ली। जो नई दिल्ली है वो ल्यूटेंस की दिल्ली है। ल्यूटेन की दिल्ली यानी कि ल्यूटेन जो आर्किटेक्ट था इंग्लिश का, अंग्रेजी आर्किटेक्ट था, उसने ये बनवाया था मतलब इसका। और ये इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, राइजीना हिल्स वाला जो ये पूरा एरिया है ये नई दिल्ली का पार्ट है। पुरानी दिल्ली कहां से स्टार्ट होती है? जो लाल किला, चांदनी चौक, जामा मस्जिद के बाद जो शाहजहानाबाद जो शाहजहां ने बसाई थी वो पुरानी दिल्ली है। अब इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो नई दिल्ली है वहां पर जितनी भी कार्य हैं संसद के, जो देश से संबंधित जितने भी जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो नई दिल्ली में लिए जाते हैं। और पुरानी दिल्ली में रेजिडेंट रहते हैं, जो बाकी का एरिया में रेजिडेंट रहते हैं। तो अब इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आई कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें, उस जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई। फिर दिल्ली तो इतनी थी, फिर दिल्ली में क्या आ गया? NCR भी आ गया है ना। तो दिल्ली में NCR आ गया। अब क्यों दिल्ली खुद इतनी बड़ी है, अब फिर उसमें NCR भी आ गया, तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ही बढ़ती चली गई क्योंकि कंजंक्शन बहुत ज्यादा हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन करवाना था। अब एडमिनिस्ट्रेशन अकेले एक बंदा नहीं कर सकता, केवल गवर्नर नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे लोकल पॉपुलेशन भी है, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो इसलिए कहा कि दिल्ली को एक क्या दे दें, विधानसभा दे देते हैं।
विधानसभा का क्या मतलब है, एक मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री के क्या होंगे, विधायक होंगे, और वे विधायक जो है हर डिस्ट्रिक्ट का जो भी सीट है उस सीट पे वहां के उस एरिया का डेवलपमेंट देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए दिल्ली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली को लेकर अभी भी प्रॉब्लम है। दिल्ली को स्टेट क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो सीट ऑफ पावर है इंडिया की, है ना, कैपिटल है, तो स्टेट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि स्टेट बनाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री अपनी पूरी शक्तियां चलाएगा उस पर, और इसलिए वहां पे अरविंद केजरीवाल की जो है प्रेजेंट में शक्तियां कम है, मुख्यमंत्री को ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई है। तो ये है दिल्ली का। सेम एज पौंडीचेरी के साथ भी है, पौंडीचेरी भी जो है वहां पे लोकल पॉपुलेशन है, इसलिए इन दोनों को राष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये पौंडीचेरी की एक सीट है, इनकी 2 है, और ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट आता है इसमें 57 में क्या है, हाँ अवधि याद रखनी है 5 साल के लिए, ये तो आपको कंठस्थी होगा 5 साल के लिए। आपातकाल में तो सर बढ़ा भी देते हैं, आपातकाल में तो थोड़ा इंक्रीज भी हो जाता है, हाँ, तो वो उसमें आपातकाल हम कल करेंगे बाकायदा आर्टिकल के साथ, क्योंकि फंक्शन हमने करने हैं राष्ट्रपति के। तो इसमें आपको याद रखना है 5 साल होता है हमारा, और मैंने यहाँ पे यूएसए का भी लिखा हुआ है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उसका सिर्फ 4 साल होता है, यानी कि अब यहाँ चुनाव होंगे उसके अब आने वाले टाइम में, और लाइकली डोनाल्ड ट्रंप पावर में दोबारा आ जाएंगे, तो 2 बार ही हो सकते हैं, है ना, 2 बार ही हो सकते हैं। जैसे कि आपको बराक ओबामा याद हो, सभी को याद होंगे, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, यूएसए के ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बराक ओबामा, बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जो है ये 2 बार क्योंकि रीइलेक्ट हो गए थे, तीसरी बार भी ये चुनाव जीत सकते थे, लेकिन यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसके अलावा नहीं आ सकता, तो इसलिए वहां पर 4 साल का टेन्योर होता है, सिर्फ 2 बार वो अपेयर हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है इंडिया में, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन, यानी एक ही पर्सन चाहे वो 2 बार इलेक्ट हो सकता है, 3 बार इलेक्ट हो सकता है, 4 बार भी, मतलब जब चाहे उतने, लेकिन वही है जो एज है, एज के हिसाब से वो होना चाहिए। एज लिमिटेड नहीं है, बस न्यूनतम एज है, 35 वर्ष का होना चाहिए बस, लास्ट एज नहीं होती कुछ भी, लास्ट दी ही नहीं गई है, कहा है न्यूनतम आयु 35 वर्ष। उसके बाद आपने देखा हो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी रही हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं, तो एज का कोई नहीं है, जब तक आप कार्य कर सकते हैं आप हैं। इवन प्रधानमंत्री के लिए एज लिमिट नहीं दी गई हमारे यहाँ पे, एज लिमिट नहीं दी गई प्रधानमंत्री के लिए, जब तक कर सकते हो कार्य, रह सकते हो पावर में, है ना, तो ये है। फिर योग्यताएं की बात हमने कर ली, योग्यताओं में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, यानी वो किसी सरकारी पद पर ना हो, है ना, हाँ ना, और हो तो वो पद उसे छोड़ के इस ऑफिस में आना पड़ेगा। फिर दशाएं और शर्तें, इसमें और दशाएं और शर्तें लिखी हुई हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। 60 में मैंने बताया आपको शपथ सीजेआई दिलाते हैं, और 61 में लिखा हो महाभियोग, ये हमने लिया है यूएसए से। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद हमारा आर्टिकल जहां पे ये खत्म होगा वहीं पे उपराष्ट्रपति शुरू होगा, तो 63 से हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति पढ़ने से पहले हम राष्ट्रपति के जो है वो कार्य पढ़ेंगे। तो पहले हाफ में हम राष्ट्रपति के कार्य पढ़ लेंगे, और दूसरे हाफ में उपराष्ट्रपति, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो हम इसके दूसरे हाफ में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, और इसको बस ऐसे ही याद रखना है जैसे लिखा हुआ है, आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज फॉर टुडे।